हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट EC2B एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, इससे आज एक विषय आप लोगों के सामने रखूंगा। विषय का नाम होगा मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। तो बिना किसी समय गवाए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। मुगल काल की राजस्व व्यवस्था का नियमित रूप से विकास हुआ। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा युद्धों में व्यस्त रहने के कारण तथा हुमायूं के अस्थिर शासन काल के कारण इन दोनों शासकों को मुगलों की राजस्व व्यवस्था के लिए विशेष समय नहीं मिल पाया, किंतु अकबर के काल में मुगलों की राजस्व व्यवस्था का पर्याप्त विकास हुआ, जो कि जहांगीर के काल में भी बना रहा। परंतु शाहजहां के शासनकाल तथा औरंगजेब के काल में इस राजस्व व्यवस्था में अनेक दुर्गुण प्रविष्ट कर गए, जिस कारण उत्तरकालीन मुगलों के काल में यह व्यवस्था बादशाहों द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकी। राज्य की आय के अनेक साधन थे। वे युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 5वां भाग, जिसे वे खम्स कहते थे, इससे भी उनकी आय होती थी। मुगल शासकों ने हिंदुओं से धार्मिक कर के रूप में जजिया करों की वसूली की तथा मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर जकात कहलाया। मुगलों ने हिंदुओं से भूमि कर के रूप में खराज की वसूली की, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को भूमि कर के रूप में उश्र की अदायगी करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह व्यापारिक कर, टकसाल, अधीनस्थ राजाओं एवं मनसबदारों से समय समय पर प्राप्त होने वाले उपहारों, लावारिस संपत्ति पर नमक कर तथा राज्यों में चलाए जाने वाले विभिन्न उद्योगों से भी करों की वसूली की जाती थी। स्थानीय कर, जिन्हें अटवाब कहते थे, आदि भी वसूल करते थे। इन सभी करों से वसूला गया धन बादशाह सहना, महल, हरम तथा वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करते थे। मुगलों की आय का सबसे बड़ा साधन लगान अथवा भूमिकर था। बाबर के समय संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं के समय भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। इसी बीच शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु यह व्यवस्था
इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई और जब हुमायूं ने दिल्ली के साम्राज्य को दोबारा प्राप्त किया तो उसने परंपरागत जागीरदारी व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया। अकबर के काल में राजस्व प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। उसने शेरशाह की लगान व्यवस्था की विशेषताओं को ग्रहण किया और इसमें कुछ सुधार तथा संशोधन भी किए। अकबर ने सर्वप्रथम राज्य की भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहली जो भूमि थी उसे पोलज भूमि कही जाती थी, जिसमें प्रतिवर्ष खेती का काम चलता रहता था। उसके पश्चात जो दूसरी भूमि थी वह परती भूमि कहलाती थी। इस भूमि में 1 वर्ष के अंतर पर खेती की जाती थी। इसकी तीसरी भूमि चाचर भूमि कहलाती थी, जो 2 से 4 साल तक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी। और इसकी चौथी जो श्रेणी थी वह बंजर भूमि की थी, जो 5 साल या अधिक समय से खेती के काम नहीं लाई गई थी। वह इस श्रेणी की भूमि होती थी। परती और पोलज उत्तम श्रेणी की भूमि थी, जिस पर सामान्य दर से लगान लिए जाते थे, जबकि चाचर और बंजर निम्न श्रेणी की भूमि होती थी, जिस पर रियायती दर से लगानों की वसूली की जाती थी। इसने भूमि के माप के लिए भी नया गज का प्रयोग किया, जो इलाही गज के नाम से विख्यात हुआ। लगान वसूली के लिए इसने नया संवत आरंभ किया, जो इलाही संवत कहलाता है और जो सौर पंचांग पर आधारित होने के कारण मौसम के अनुरूप था, जिसने लगान की वसूली नियमित रूप से करना आसान हो गया। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण आईने दहशाला, जिसे 10 वर्षीय नियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रारंभ किया गया था। इसे 1580 ईस्वी में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उसका 10 वर्षीय औसत निकाला गया। इसे रथ कहते थे और इसे नकद दर निर्धारित की गई, जिसे दस्तूर कहा गया। प्रत्येक प्रकार की भूमि से अलग अलग दस्तूर निर्धारित कर लिए गए, जिसके अनुसार किसान से लगान वसूली नियमित रूप से होने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि प्रतिवर्ष लगान निर्धारण की समस्या का संतोषजनक समाधान प्राप्त हुआ। विभिन्न इतिहासकारों ने आईने दहशाला की व्यवस्था अलग अलग ढंग से बताई है। मॉरलैंड ने इसे 10 वर्षीय प्रबंध का नाम दिया, जो गलत है। इश्तियाक हुसैन कुरैशी के अनुसार
इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष उस समय की उपज को जोड़कर और 10 वर्षीय आंकड़ों के प्रथम वर्ष के उपज को हटाकर 10 वर्षों का औसत पुनः निर्धारित किया जाता था। इस प्रकार यह व्यवस्था साम्राज्य के पतन तक बिना संशोधन के बनी रही। उनका विचार है कि यदि ऐसा ना होता तो 1580 के निर्धारित मूल्यों के आधार पर 1707 ईस्वी तक लगान की वसूली संभव ना होती। मुगलकालीन प्रशासनिक दस्तावेजों में इन दरों के पुनरीक्षण का कहीं वर्णन नहीं है। इरफान हबीब इस मत का खंडन करते हुए यह विचार व्यक्त करते हैं कि समकालीन इतिहासकार अबुल फजल के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि आईने दहशाला की निर्धारित दर स्थायी थी, जिसमें प्रतिवर्ष संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। राज्य को इन दरों में संशोधन करने का अधिकार था और संभवतः ऐसा हुआ भी, परंतु इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। इरफान हबीब का विचार अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि यदि प्रतिवर्ष लगान दर में परिवर्तन और इसका पुनः निर्धारण अनिवार्य होता तो फिर 10 वर्षीय नियम की आवश्यकता ही नहीं होती। यह भी स्मरणीय है कि जब्त प्रणाली के साथ आईने दहसाला भी एक अभिन्न अंग के रूप में लागू थी। लगान निर्धारण के लिए साम्राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में जब्त प्रणाली लागू थी। इसके अंतर्गत भूमि को माप करके 1 बीघा के क्षेत्र में उपज का निर्धारण कर लिया जाता था। इसी के अनुसार भूमि की सामान्य उपज और लगान का निर्धारण होता था। दक्षिण भारत में यह प्रथा शाहजहां के समय लागू हुई, जब औरंगजेब वहां का सूबेदार नियुक्त हुआ। उसके दीवान मुर्शिद कुली खां ने इस व्यवस्था को लागू किया। जब्ती प्रथा को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि शेरशाह और अकबर दोनों के शासनकाल में इस प्रणाली को राजा टोडरमल ने कार्यान्वित किया था। एक दूसरी प्रथा नसक कहलाती है। मॉरलैंड के अनुसार इस प्रथा में भूमि की माप के बिना सामान्य रूप से लगान निर्धारित किया जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह प्रत्येक किसान पर अलग अलग लगान निर्धारित करने के बजाय एक क्षेत्र पर सामूहिक रूप से लगान निर्धारित करने की प्रथा थी। इरफान हबीब के अनुसार यह कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी,
बल्कि विभिन्न प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। इसमें कहीं भूमि की माप और कहीं अनुमान के आधार पर ही लगान निर्धारित कर दिया जाता था। एक अन्य प्रथा कानकूट कहलाती थी। इसमें भी भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था, मगर यह जब्ती प्रथा से भिन्न थी, क्योंकि इसमें अनाज की राशि अनाज में निर्धारित होती थी, जबकि जब्त प्रथा में लगान का निर्धारण नकद दरों में होता था। बटाई अथवा गल्ला बख्शी की प्रथा भी प्रचलित रही, जिसमें भूमि की माप के बिना ही लगान का निर्धारण उत्पादित फसलों के अनुमान पर आधारित था। लगान की दर सामान्यतः उपज का 1/3 भाग होती थी, मगर मॉरलैंड और इरफान हबीब के अनुसार लगान का वास्तविक बोझ किसानों पर कहीं अधिक था। उसे कम से कम उपज का आधा भाग और संभवतः कहीं कहीं 3/4 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था, क्योंकि राज्य को निर्धारित लगान देने के अतिरिक्त जमींदारों को भी 1/10 भाग अतिरिक्त कर देने पड़ते थे। इनके अनुसार मुगल कालीन राजस्व प्रणाली इस प्रकार अत्यधिक शोषणपूर्ण थी। कुरैशी एवं नोमान सिद्दीकी ने इस विचार का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यदि यह व्यवस्था इतनी शोषणपूर्ण होती तो 1 शताब्दी से अधिक समय तक यह इतनी शांति और सुव्यवस्था के साथ कार्य करते रहने में समर्थ नहीं होती। यह विचार सही प्रतीत होता है कि औरंगजेब के काल में और उसके बाद जब किसानों पर जो बोझ बढ़ा तो विद्रोह एवं विप्लव की स्थिति साम्राज्य में उत्पन्न हुई। अतः यह धारणा निर्मूल है कि मुगल कालीन कृषक वर्ग कठोर शोषण और अत्याचार पूर्ण कर प्रणाली का सदा शिकार रहा। स्वयं इरफान हबीब का विचार है कि ब्रिटिश काल की तुलना में मुगल कालीन कृषक अधिक संतोषजनक ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। अकबर के पश्चात मुगलों की लगान व्यवस्था टूटने लगी। जहांगीर के शासनकाल में लगान व्यवस्था का मूल स्वरूप अकबर के समय की भांति ही रहा, परंतु उसका प्रबंध शिथिल हो गया। जहांगीर के समय जागीरदारों के अधिकारों में वृद्धि हो गई, किसानों की स्थिति खराब हुई तथा राज्य की आय में कमी आई। शाहजहां के समय इस व्यवस्था में अधिक गिरावट आ गई। शाहजहां के समय लगान वसूल करने के लिए भूमि को ठेकेदारों को दिया जाना आरंभ हुआ। औरंगजेब के समय में लगान व्यवस्था न केवल
समस्त दोष रहे जो शाहजहां के समय उत्पन्न हुए थे, बल्कि राज्य की आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसानों पर अधिक दबाव डाला गया। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय तो यह व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई और भूमि को ठेके पर देने के अतिरिक्त और कोई कार्य शेष न रहा। राज्य इन ठेकेदारों से, जो अधिकांशतया पैतृक भी बन गए थे, अधिक से अधिक धन मांगते थे और ठेकेदार किसानों से अधिक से अधिक धनों की वसूली करने लगे। इससे कृषकों की स्थिति खराब हो गई और राज्य की आर्थिक स्वरूप चरमरा गई। इस प्रकार हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ और यह आगे चलकर विभिन्न परवर्ती मुगल शासकों के अधीन इसमें दुर्गुणों का प्रविष्ट हो गया। मुगलों की राज्य की आय के प्रमुख साधन लगान थे। इसके अतिरिक्त वे नजराना, व्यापार कर, चुंगी, आवागमन, जजिया, जकात, खराज, खम्स, उश्र, खनिजों पर कर आदि वसूलते थे, जो कि अमीरों, मनसबदारों के वेतन, सेना, राजमहल के खर्च, भवनों, सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, सराय इत्यादि के निर्माण में एवं देखरेख में खर्च किए जाते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुगलों की राजस्व व्यवस्था तत्कालीन समय की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सफल रही, लेकिन इस व्यवस्था में आगे चलकर अनेक दुर्गुण भी प्रविष्ट हो गए, जिन्होंने इस व्यवस्था को तोड़कर मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आधार निर्माण करने का कार्य भी किया। हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।